तो लास्ट टाइम हम लोग थे वेक्टर्स के कुछ पॉइंट्स पे। एक बार मैं दोबारा रिपीट कर दे रहा हूँ। रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा होता है। सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा होता है। और थीटा दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल था, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का। उसके बाद मैंने बताया था कि अगर मान लो वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड्स इक्वल हैं, जिनको मैंने ए बोला था, तो फिर जो आर वेक्टर होगा वो ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच से पास होगा, और जो एस वेक्टर होगा वो ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर के सेंटर से पास होगा। और आर की वैल्यू 2a cos थीटा बाई 2 होगी और एस की वैल्यू 2a sin थीटा बाई 2 होगी। इस पे हम लोग थे और मैंने एक टेबल बनाई थी, जैसे ये था r इक्वल टू 2a cos थीटा बाई 2 और s इक्वल टू 2a sin थीटा बाई 2। और कुछ एंगल्स पे मैंने वैल्यूज याद करने के लिए बोला था, जैसे 0 डिग्री पे, 60 डिग्री पे, 90 डिग्री पे, 120 डिग्री पे और 180 डिग्री पे। थीटा की वैल्यूज पुट करती जानी है और कुछ नहीं करना। जैसे 0 डिग्री पे डबल हो जाती है, 60 डिग्री पे √3 टाइम्स होती है, 90 डिग्री पे √2 टाइम्स होती है, 120 डिग्री पे वही वैल्यू रहती है और 180 डिग्री पे जीरो वैल्यू हो जाती है। और नीचे वाले फॉर्मूले को अगर देखोगे तो वो उल्टा हो जाएगा। फिर ये 0, ये a, ये √2a, ये √3a और ये 2a। यहाँ पे तक हम लास्ट लेक्चर पे थे। एक बार फाइनली दोबारा सुन लो। r की वैल्यू √a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, s की वैल्यू √a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा, थीटा दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल। अगर वैल्यूज इक्वल हों तो जो r वेक्टर होगा वो a वेक्टर और b वेक्टर के बीच से जाएगा, s वेक्टर a वेक्टर और माइनस b वेक्टर के बीच से जाएगा, r की वैल्यू 2a cos थीटा बाई 2 और s की वैल्यू 2a sin थीटा बाई 2, और इन डिफरेंट एंगल्स पर ये वैल्यूज होंगी। ये हमने किया था। अब चलते हैं आज का पहला पॉइंट। अगर मान लो n वेक्टर्स हैं और उनके सेम मैग्नीट्यूड्स हैं, और किन्हीं दो के बीच में 360 डिग्री अपॉन n का एंगल हो। गुड आफ्टरनून उज्जवल, तेरे को तो बड़े उससे मिस कर रहा था मैं। किन्हीं दो के बीच में 360 डिग्री अपॉन n का एंगल हो, तो फिर नेट जो वैल्यू आएगी वो 0 आती है बेटा। दोबारा सुन लो। n वेक्टर्स हैं, सेम मैग्नीट्यूड के हैं, और किन्हीं दो के बीच में, बिटवीन 2। सक्सेसिव, हाँ ध्यान रखना। थ्री 360 डिग्री अपॉन n एंगल बन रहा हो तो नेट वैल्यू की आएगी 0 आएगी। उज्जवल तूने पिछला लेक्चर कर लिया बेटा, ये बता, तूने पिछला लेक्चर कर लिया है? ठीक है, तो नेट वैल्यू 0 आती है। अब इसका प्रूफ देखो बेटा जो है।
अगर मान लो मैं n को ऑड लेता हूं, मान लो 3 ले लेता हूं, तो मुझे कितना एंगल चाहिए बताओ? 360 डिग्री अपॉन n, इसका मतलब कितना एंगल चाहिए मुझे? 120 डिग्री का एंगल चाहिए ना। अगर n को 3 लेता हूं तो मुझे 120 डिग्री का एंगल चाहिए, क्यों? तो अब मैं पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से इसको प्रूव कर रहा हूं। जैसे क्या है, देखो, एक वेक्टर मैंने ये लिया, इस वेक्टर की डायरेक्शन ये है, ध्यान रखना बेटा, इस वेक्टर की डायरेक्शन ये है, यहां से मैंने 120 डिग्री पे दूसरा वेक्टर लगा दिया, तो फिर ये 60 डिग्री हो गया। अब इस वेक्टर की डायरेक्शन ये है, यहां से मैंने 120 डिग्री पे दूसरा वेक्टर लगाया, तो ये वैल्यू 60 डिग्री हो गई। और इस वेक्टर की डायरेक्शन ये थी, यहां से मैंने 120 डिग्री पे ये वेक्टर लगाया था, तो मतलब सारी चीजें सही हो गई ना, दो सक्सेसिव वेक्टर्स के बीच में 120 डिग्री का एंगल बन रहा है, राइट? अब सुनो, अल्टीमेटली तुम जहां से स्टार्ट हुए थे फिर तुम वहीं पहुंच गए, क्यों? जहां से स्टार्ट हुए थे वहीं पहुंच गए, तो इसका मतलब नेट वैल्यू जीरो आ गई या नहीं आ गई? नेट वैल्यू जीरो आ गई, बस हो गया। और यहां पे जो मैंने मेथड यूज की है उसको मैं मेथड 1 कह रहा हूं। ये तो मैंने n इक्वल टू ऑड के लिए प्रूव किया। अब सपोज करो मैं n को इवन लेता हूं, मान लो 4 लेता हूं, तो मुझे कितना एंगल चाहिए फिर? उसको जीरो करने के लिए कितना एंगल चाहिए? 360 डिग्री अपॉन 4, इसका मतलब 90 डिग्री का एंगल चाहिए। अब मैं मेथड 1 से तो प्रूव कर ही सकता था इसको, जो मैंने पिछला किया था ये तो प्रूव कर ही सकता हूं मैं, लेकिन यहां पे मेथड 2 बता रहा हूं कि मान लो एक वेक्टर ये लगाया, यहां से 90 डिग्री पे दूसरा वेक्टर लगाया, यहां से 90 डिग्री पे तीसरा वेक्टर लगाया, और यहां से 90 डिग्री पे चौथा वेक्टर लगाया, तो ये इसको कैंसिल कर देगा और ये इसको कैंसिल कर देगा, तो यहां भी अगर नेट वैल्यू देखोगे तो क्या बनेगी? वो जीरो आ जाएगी। लेकिन यहाँ पे ये कैंसिल हो रहा है, अगर देखोगे तो ये कैंसिल हो रहा है। ऐसे करोगे, एक बार रिपीट कर दे रहा हूं, n वेक्टर्स इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं, दो सक्सेसिव वेक्टर्स के बीच में जो एंगल है वो 360 डिग्री अपॉन n है, तो उनका जो नेट वेक्टर सम आएगा वो जीरो आएगा। अगर n ऑड था तो मैंने उसको मेथड 1 से केवल प्रूव किया, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से। इसका मतलब एक वेक्टर लगाया, फिर दूसरा लगाया, फिर तीसरा लगाया, तो जहां पे आप स्टार्ट हुए थे अल्टीमेटली वहीं पहुंच गए, तो नेट वैल्यू जीरो आ गई। और अगर n की वैल्यू इवन है, फॉर एग्जांपल 4 है, तो उसको मैं मेथड 1 से भी प्रूव कर सकता था और मेथड 2 से भी प्रूव कर सकता था कि वो पेयर्स क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो पहला पॉइंट ये था आज का। अब चलते हैं दूसरा पॉइंट। n वेक्टर्स हैं और उनका वेक्टर सम जीरो है, और उसमें से n माइनस 1 वेक्टर्स ये तुम्हें नोन है। केवल एक वेक्टर
ये अननोन है। तो फिर ये जो अननोन वेक्टर होगा, ये जो n-1 नोन वेक्टर्स हैं उनके वेक्टर सम के इक्वल एंड अपोजिट होगा। मतलब ये जो अननोन वेक्टर होगा दिस इज इक्वल टू इक्वल एंड अपोजिट, इक्वल एंड अपोजिट ऑफ n-1 नोन वेक्टर्स। इनके वेक्टर सम के, ध्यान रखना, वेक्टर सम के। एक बार पॉइंट दोबारा से रिपीट कर दे रहा हूं, n वेक्टर्स का वेक्टर सम 0 था, n-1 वेक्टर्स तुम्हें मालूम थे, एक वेक्टर तुम्हें मालूम नहीं था। तो ये जो अननोन वेक्टर होगा वो मैंने तुमसे कहा जो n-1 नोन वेक्टर्स थे उनके वेक्टर सम के इक्वल एंड अपोजिट होगा। इसका देखो प्रूफ कैसे होगा। मान लो मैं कहता हूं कि 4 वेक्टर्स तुम्हें नोन थे, मतलब 4 वेक्टर्स थे, टोटल 4 वेक्टर्स थे जिनका वेक्टर सम 0 था। तो ये बताओ f1 प्लस f2 प्लस f3 प्लस f4, इसका मतलब ये 0 था ना। तो अब ये बताओ कि अगर मान लो ये वाला वेक्टर अननोन है, मान लो मैं कहता हूं ये वेक्टर अननोन है, तो ये अल्टीमेटली कितना आ रहा है, देखो ये आ रहा है माइनस ऑफ f2 प्लस f3 प्लस f4, इतने के इक्वल आ रहा है। तो वही तो रिजल्ट आ गया, अगर तुम देखोगे तो नहीं आ रहा। बताओ जो है f1 की वैल्यू कितनी आ रही है, बताओ जो है माइनस ऑफ f2 प्लस f3 प्लस f4। क्यों उज्जवल, समझ में आया बेटा जो है, ये हो गया। अब समझ में आ गई बेटा बात जो है, ये हो गया। अब चलते हैं थर्ड पॉइंट, लामी थ्योरम। पहली बात, हाँ ये बेटर लग रहा है ना, ठीक है। इसमें एक्चुअल में कुछ फीचर्स और ऐड करने हैं। एक तो इसमें क्या है ना, वहां पे क्या होता था बेटा कि जो है जैसे मुझे कलर चेंज करना है तो उसमें शॉर्टकट्स होती थी, सीधे 1 2 3 4 कर देते थे। यहाँ पे थोड़ा सा वो थोड़ा सा पेनफुल है, उसको सही करवाऊंगा। और पेन की जो, हाँ, और जो पेन की थिकनेस है वो उसमें बहुत ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है, उसको थोड़ा चेंज कराऊंगा। अदरवाइज बढ़िया है, अदरवाइज ये भी सही है प्लेटफॉर्म, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। अब चलते हैं लामीस थ्योरम। इसमें क्या है सुनो, सबसे पहली बात तो अगर कई सारे फोर्सेस एक पॉइंट पे मीट हो रहे हो तो उनको हम लोग कंकरेंट फोर्सेस कहते हैं। अगर एक पॉइंट पे मीट हो रहे हैं, मीट एट वन पॉइंट, एक तो ये हो गया। दूसरी बात, अगर मान लो तीन फोर्सेस का वेक्टर सम 0 हो, कंकरेंट फोर्सेस का, कि फॉर एग्जांपल ये F1 है, ये F2 वेक्टर है और ये F3 वेक्टर है। F1 के सामने अल्फा एंगल बन रहा है, F2 के सामने बीटा एंगल बन रहा है और F3 के सामने गामा एंगल बन रहा है। तो अगर F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर,
इसका सम 0 हो तो F1 अपॉन साइन अल्फा इक्वल टू F2 अपॉन साइन बीटा इक्वल टू F3 अपॉन साइन गामा। इसको हम लामी थ्योरम कहते हैं। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर कई सारे फोर्सेस एक पॉइंट पे मीट हो रहे हैं तो उसको हम कंकरेंट फोर्सेस कहते हैं। दूसरी बात, अगर 3 कंकरेंट फोर्सेस का वेक्टर सम 0 हो तो फिर ये थ्योरम लगती है F1 अपॉन साइन अल्फा इक्वल टू F2 अपॉन साइन बीटा इक्वल टू F3 अपॉन साइन गामा, और इसको हम बोलते हैं लामी थ्योरम, जिसको आगे चल के हम लोग बहुत यूज करेंगे। अब इसके प्रूफ सुन लो कैसे है। प्रूफ में मैं क्या क्या चीज यूज करूंगा? पहली बात, एक तो मैं ये यूज करूंगा कि साइन 180 माइनस थीटा वो साइन थीटा होता है। एक तो ये फैक्ट यूज करूंगा। सेकंड, एक साइन लॉ होता है ना कि फॉर एग्जांपल ये ए है, ये बी है और ये सी है। ए के सामने की साइड ए, बी के सामने की साइड बी और सी के सामने की साइड सी, तो ए अपॉन साइन ए इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इक्वल टू सी अपॉन साइन सी। इसको हम लोग साइन लॉ कहते हैं। बस तो ये दो फैक्ट्स मैं यूज करूंगा जब मैं इसका प्रूव कर रहा हूँ। अब क्या है सुनो, 3 वेक्टर्स का वेक्टर सम 0 है। इसका मतलब जब मैं उनको पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से ऐड करूंगा तो एक क्लोज्ड फिगर बननी चाहिए, और वो क्लोज्ड फिगर में 3 साइड्स होंगी। इसका मतलब ट्रायंगल बनेगा। तो उस ट्रायंगल में जब मैं साइन लॉ अप्लाई करूंगा तो लामी थ्योरम आ जाएगी। बस ओके, ये कर लो। एक बार दोबारा सुन लो, 3 वेक्टर्स का वेक्टर सम 0 है। जब मैं उसको पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से ऐड करूंगा तो उसको एक क्लोज्ड फिगर बननी चाहिए। 3 साइड से जो क्लोज्ड फिगर बनेगी वो बनेगी एक ट्रायंगल। तो जब मैं उसमें साइन लॉ अप्लाई करूंगा तो फिर वो लामी थ्योरम बन जाती है, ये कह लूंगा। तो अब मैं इसको बना रहा हूं, फिगर थोड़ा ध्यान से देखना। F1 और F2 के बीच में गामा एंगल है, मैं वहां पर नई फिगर बनाऊंगा। F2 और F3 के बीच में अल्फा है और F3 और F1 के बीच में बीटा है। गामा, अल्फा और बीटा, ये एंगल बनाऊंगा, ध्यान से देखना। गामा, अल्फा और बीटा। अब आप ये देखो, ये पहले मैंने मान लो F1 ले लिया। अब इसकी डायरेक्शन से अल्फा एंगल पे F2 वेक्टर लगाया था, याद आ रहा है? और इसकी डायरेक्शन से गामा एंगल पे मैंने F3 वेक्टर लगाया था, और लास्ट में F3 और F1 के बीच में ये बीटा एंगल था, और ये वाला एंगल 180 माइनस अल्फा बन जाएगा। ये वाला एंगल 180 माइनस गामा, और ये वाला एंगल 180 माइनस बीटा बन जाएगा। तो अब मैं इस ट्रायंगल में साइन लॉ अप्लाई कर रहा हूं, इस ट्रायंगल में साइन लॉ अप्लाई कर रहा हूं। तो देखो, ये वाली साइड F1 अपॉन साइन ये वाला एंगल होगा, क्यों?
नहीं है, साइन 180 माइनस अल्फा होगा तो साइन अल्फा हो जाएगा, इक्वल टू ये वाली साइड मतलब F2 अपॉन ये वाला एंगल होगा ना, जो साइन 180 माइनस बीटा बनेगा इसका मतलब साइन बीटा बनेगा, इक्वल टू F3 अपॉन लास्ट में तुम्हें लगी रहा होगा साइन गामा आ जाएगा। तो इतने सारे पॉइंट्स हैं जो हम आगे चल के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में काफी यूज करेंगे। एक बार तेजी से रिपीट कर दे रहा हूं, रिजल्टेंट का फॉर्मूला √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स का फॉर्मूला √a² प्लस b² माइनस 2ab cos थीटा। थीटा की वैल्यू, थीटा मतलब a वेक्टर और b वेक्टर के बीच का एंगल है। अगर मैग्नीट्यूड्स इक्वल हैं तो r वेक्टर a वेक्टर और b वेक्टर के सेंटर से जाएगा और s वेक्टर a वेक्टर और माइनस b वेक्टर के सेंटर से जाएगा। r की वैल्यू 2a cos थीटा बाई 2 होगी, s की वैल्यू 2a sin थीटा बाई 2 होगी, और फिर मैंने 60 डिग्री, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री और 180 डिग्री पे इनकी वैल्यूज दे दी थी। एक तो ये था। उसके बाद n वेक्टर्स हैं, इक्वल मैग्नीट्यूड्स हैं, और दो सक्सेसिव वेक्टर्स के बीच में जो एंगल है वो 360 डिग्री अपॉन n है, तो उनका वेक्टर सम हमेशा 0 आता है। उसको प्रूव करने के लिए मैंने दो अलग अलग केसेस लिए थे। n अगर ऑड है तो केवल पॉलीगन लॉ से ऐड कर प्रूव कर सकते हो, और n अगर इवन है तो पॉलीगन से भी प्रूव कर सकते हो, और वो जो कैंसिल होते हैं पेयर उससे भी प्रूव कर सकते हो। उसके बाद मैंने बताया था कि n वेक्टर्स का वेक्टर सम 0 है। n-1 वेक्टर्स आपको पता है, एक वेक्टर पता नहीं है, तो वो जो अननोन वेक्टर होगा वो इक्वल एंड अपोजिट, जितने बाकी वेक्टर्स हैं उनके वेक्टर सम के होगा। हो गया, ये था। और एक लास्ट में मैंने लामी थ्योरम बताई थी कि अगर तीन कंकरेंट फोर्सेस इक्विलिब्रियम पे है, मतलब उनका नेट फोर्स 0 है, तो फिर तब हमारी लामी थ्योरम आती है, और वो कुछ नहीं है, तुम तीनों वेक्टर्स को जब पॉलीगन लॉ से ऐड करोगे तो एक क्लोज ट्रायंगल बनना चाहिए, नहीं है, बिकॉज नेट सम 0 आ रहा है तो क्लोज ट्रायंगल बनना चाहिए। तो जब उस ट्रायंगल में तुम साइन लॉ अप्लाई करोगे तो तुम्हारा लामी थ्योरम आ जाती है। ये कह लो। उज्जवल बता बेटा, वैसे तो ये पढ़ा हुआ है तूने, बता यहाँ तक कोई डाउट है तो बता बेटा जो है, क्योंकि अब हम असली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आ रहे हैं। नहीं है ना, अब आ जाएंगे असली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। अब चलते हैं फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हो, ज्यादा बेटर है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। पहली बात, इसमें हम लोग ना एक एप्सिलॉन नॉट वर्ड लाएंगे बेटा जो है, और इसको हम बोलेंगे परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और फ्री स्पेस का मतलब वैक्यूम भी हो गया, ध्यान रखना। और परमिटिविटी को अभी तुम ये समझ लो कि वो इलेक्ट्रिकल एक प्रॉपर्टी होती है, बस हो गया, अभी उससे ज्यादा कुछ नहीं समझना। एक इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी होती है, बस ये समझ लो।
समझ गए ना, किसी मटेरियल की एक इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी होती है, बस ये समझ लो कि एप्सिलॉन नॉट ये है कह लो। दूसरा पॉइंट, यहां पे एक कांस्टेंट ये बहुत यूज होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁹9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर। और बच्चों वाली बात, मुझे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू यहाँ पे दिख रही है, तो मैं एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू भी निकाल सकता हूँ। फिर क्यों, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू भी निकाल सकता हूँ। तो जो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आती है फिर यहाँ से, वो आती है 8.86 इंटू 10⁻⁻12 आती है। और तुम्हें लगी रहा होगा यूनिट उल्टा हो जाएंगी बेटा, क्यों, यूनिट उल्टा हो जाएंगी, तो ये बन जाएगी कूलॉम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। चौथा, यहां पे एक वर्ड डाई इलेक्ट्रिक आएगा, तो डाई इलेक्ट्रिक वर्ड को तुम ये समझ लेना अभी वो इंसुलेटर है, बस हो गया, उसमें भी ज्यादा दिमाग मत लगाना। डाई इलेक्ट्रिक का मतलब हो गया इंसुलेटर हो गया, ये समझ लेना डाई इलेक्ट्रिक। फिफ्थ पॉइंट, हर डाई इलेक्ट्रिक का एक डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट आएगा, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और इसको हम लोग के से दिखाएंगे। ये भी टाइम के साथ थोड़ा बहुत तुम्हें पता चलता चला जाएगा क्या चीज होती है। अभी तुम ये समझ लो कि हर डाइलेक्ट्रिक का अपना एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा, जिसको हम के से दिखाएंगे, और ये होगा यूनिटलेस। इसकी वैल्यू 1 कह लो वैक्यूम के लिए, या कभी कभी एयर के लिए कह लो। वैसे एयर के लिए 1 से थोड़ी सी ज्यादा होती है, एयर के लिए 1 से थोड़ी सी ज्यादा होती है, बट हम उसको अप्रोक्सीमेटली 1 ही ले लेते हैं। और इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 81 होगी वाटर के लिए। और मेटल या फिर कंडक्टर के लिए बड़ी कंफ्यूजिंग होती है, उसमें बहुत फिजिक्स लगनी है, तो अभी तुम इनफाइनाइट समझ लेना, उसको ये समझ लेना, इसकी वैल्यू तुम इनफाइनाइट होती है फॉर मेटल या फिर किसी कंडक्टर के लिए। एक छोटा सा पॉइंट और, यहाँ पे जो 1/4 पाई है ना, ये बहुत रिपीट होगा बेटा, आगे चल के बहुत रिपीट होगा, तो इसको मैं आगे से स्मॉल के से रिप्रेजेंट कर दूंगा। समझ गए ना, स्मॉल के तो हो गया 1/4 पाई के लिए, और कैपिटल के हो गया डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट के लिए। और मैंने तुमसे कहा कि मेटल में बड़ा एक कॉम्प्लेक्स फिजिक्स है, तो अभी तुम समझ लो वो इनफाइनाइट रख लेंगे, हम उसकी वैल्यू इनफाइनाइट रख लेंगे। नेक्स्ट चलते हैं 6 पॉइंट पे। एक आता है एप्सिलॉन, एप्सिलॉन नॉट अलग था, एप्सिलॉन अलग था। तो एप्सिलॉन हो गया परमिटिविटी ऑफ डाई इलेक्ट्रिक, किसी डाइलेक्ट्रिक की अगर हम बात कर रहे हो तो दिस इज परमिटिविटी, परमिटिविटी ऑफ डाई इलेक्ट्रिक। और इसकी वैल्यू एप्सिलॉन नॉट के इक्वल भी होती है, ध्यान रखना, एप्सिलॉन नॉट के इक्वल भी होती है, ये कर लीजिए।
अब जोशी बता, कोई डाउट है तो? रूल तो हमारे वही है बेटा जो है, रूल तो हमारे वही है, तू जानता है। कोई डाउट है तो बता दे, रूल हर जगह एक जैसे ही रहते हैं। मेरे रूल तू जानता है कभी चेंज नहीं होते ना। अरे होली में आया था यार मैं, होली में आया था, मैंने कहा तेरे को खाली परेशान क्या करूं मैं, इसलिए नहीं आएगा जोशी। तू कहेगा सर तो बिल्कुल पीछे ही पड़ गए जब घर आते हैं, है ना। एक बार, हाँ एक बार मैंने क्या चाय पानी क्या कर दी, सर तो जो है, सर तो अब बड्डा ही जमा के नहीं होता, कई बार मेहमान, एक वो पिक्चर भी थी बेटा, तूने देखी होगी जो है, मेहमान तुम कब जाओगे जो है, तो तूने सोचा होगा कि जो है सर तो, हाँ तो ये कह लो। तो सुनो, एप्सिलॉन हो गया परमिटिविटी ऑफ डाइलेक्ट्रिक, और वो एप्सिलॉन नॉट के इक्वल हो गई, ये हो गया। और क्या चीज थी इसमें, हाँ अब चलते हैं 7 पॉइंट बेटा। अगर दो चार्जेज वैक्यूम में रखे हों, टू चार्जेस इन वैक्यूम, या एयर, कुछ भी कह लो, हाँ। ठीक है, दो चार्जेज अगर वैक्यूम में रखे हो या एयर में रखे हो, जैसे मान लो ये है बेटा, ये Q1 है, ये Q2 है, और ये R डिस्टेंस पे है। अब ध्यान से देखना, हाँ जोशी, ध्यान से देखना बेटा जो है, दो चार्जेज वैक्यूम में रखे हो, एयर में कह लो, पहली बात। अगर मैं मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स कहूं, तो मैग्नीट्यूड बोल दिया, हाँ मैंने वर्ड मैग्नीट्यूड बोल दिया बेटा, तो फिर प्लस में ही होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स कह रहा हूं तो प्लस में ही होगा, तो जो फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा वो होगा 1/4πε0, Q1 Q2/R² होगा। लेकिन मैंने मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स कह दिया, इसका मतलब यहां पे ये जो Q1 Q2 है, इसको तुम्हें हमेशा साइन मतलब प्लस ही रखना है, बस हो गया। हाँ ये कह रहा हूं मैं, वो भले ही निगेटिव चार्ज भी हो तब भी तुम्हें क्या रखना है, तो प्लस ही रखना है बेटा, ये हो गया। अब चलते हैं डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या होगी। डायरेक्शन के लिए तुम लॉजिक लगाओगे कि अलग, अगर लाइक चार्जेज हैं तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, क्यों? और अगर अनलाइक चार्जेज हैं तो फिर वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, बस हो गया, ये कह लो। अब समझ में आई बात, नहीं आई बेटा बताओ? समझ में आ गया ना कि अगर लाइक चार्जेज हैं तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और अगर वो अनलाइक चार्जेज हैं तो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। अब चलते हैं सातवीं, एट पॉइंट। अगर चार्जेज के बीच में कोई डाई इलेक्ट्रिक मीडियम हो, मतलब अभी तुम इंसुलेटर समझ लेना, तो फिर जो फोर्स होता है वो k टाइम्स डिक्रीज कर जाता है। इफ सम डाइलेक्ट्रिक, सम डाइलेक्ट्रिक इज प्रेजेंट बिटवीन द चार्जेस, तो मैंने तुमसे कहा जो फोर्स होगा वो डिक्रीज कर जाएगा k टाइम्स। इसका मतलब अब नया फोर्स कितना बन जाएगा,
एफ डैश कह लो, एफ डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एफ अपॉन के इक्वल हो जाएगी। क्यों ये हो जाएगी, मीन्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। और अगर तुम ये एप्सिलॉन नॉट के को देखोगे तो इसको मैंने एप्सिलॉन नहीं बोला था, ये था एप्सिलॉन नॉट के को मैंने एप्सिलॉन बोला था कि नहीं बोला था, बताओ उस मीडियम का परमिटिविटी। तो फिर इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये तो जोशी समझ में आ गई तेरे, बात नहीं आई बेटा, बता जो है कि वैक्यूम में जो फोर्स होगा वो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और मीडियम में वो k टाइम्स कम हो जाएगा। और ये मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स मैंने लिखा है, तो इसका मतलब Q1 Q2 को तेरे को प्लस ही लिखना है। और अगर डायरेक्शन ऑफ फोर्स की बात करोगे तो फिर तुम्हें लॉजिक लगाना है कि लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करेंगे और अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को क्या करेंगे, बताओ जो है अट्रैक्ट करेंगे। अब चलते हैं अगली बात, 9th पॉइंट। और जोशी क्या चल रहे हैं यार तेरे बेटा, जिंदगी कैसे चल रही है तेरी, बढ़िया। अब चलते हैं 9th पॉइंट, तो सुनो। फोर्स बस यार कट ही रही है, बस वही जैसे सुबह होती है शाम होती है, जिंदगी यही तमाम होती है ना। और ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या तू तो जानता ही है बेटा जो है, नहीं है ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या सब ये, हाँ सब ये फालतू की चीजें और कुछ नहीं है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट 9th। तो जो फोर्स है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है ना, और वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके होते हैं बेटा जो है, वेक्टर को रिप्रेजेंट करने की दो मेथड्स होती हैं। कौन कौन सी, सुनो। एक में तो हम मैग्नीट्यूड दे देते हैं और डायरेक्शन बता देते हैं, जो अभी तक हम लोग कर रहे थे। नहीं है, मैंने तुम्हें मैग्नीट्यूड अलग से दिया और डायरेक्शन के लिए मैंने तुमसे कहा कि तुम ये लॉजिक लगाना कि लाइक चार्जेस रिपेल करेंगे और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करेंगे। अभी तक हम वही कर रहे थे। और सेकंड मेथड ये भी होती है ना कि आप उसको आई कैप जे कैप और के कैप में रिप्रेजेंट कर दो। क्यों, रिप्रेजेंट इन, हाँ रिप्रेजेंट इन आई कैप जे कैप और के कैप। तो फिर जो भी फिजिक्स जानता है वो उससे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों निकाल लेगा, बस हो गया। समझ में आ गया ना कि किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके होते हैं बेटा जो है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन अलग से निकालो जो मैं अभी कर रहा था, और दूसरा मैंने कहा कि पूरे वेक्टर को ही किस में रिप्रेजेंट कर दो, आई कैप जे कैप और के कैप में रिप्रेजेंट कर दो, तो वहां से फिर तुम्हारा। तो अब मैं यहाँ पे दूसरा तरीका बता रहा हूं तुम्हें, समझ गए ना, वेक्टर पूरा आई कैप जे कैप के कैप में कैसे करोगे वो मैं तरीका बता रहा हूं। तो 10th में उसमें आ रहा है फोर्स इन टर्म्स ऑफ आई कैप जे कैप और के कैप। अब इसको कैसे करेंगे देख। इनिशियली मैं मान लेता हूं कि Q1 और Q2 लाइक चार्जेस हैं, लेट Q1 एंड Q2 लाइक चार्जेस हैं। इसका मतलब रिपेल करेंगे, हाँ ध्यान रखना।
अब आप ये बताओ कि अगर लाइक चार्जेज होंगे तो Q1 और Q2 का जो प्रोडक्ट आएगा वो प्लस में आएगा ना। अगर मान लो दोनों के दोनों प्लस हो जाए या दोनों के दोनों माइनस हो जाए, तो ये बताओ Q1 और Q2 का प्रोडक्ट प्लस में आएगा कि नहीं आएगा? बताओ जो है, एक तो ये आ गया। और अगर वो अनलाइक चार्जेज हैं तो फिर Q1 और Q2 का जो प्रोडक्ट आएगा वो नेगेटिव में आएगा। ये अभी मैं फैक्ट यूज करूंगा, कुछ टाइम के बाद ये फैक्ट मैं यूज करूंगा। अभी खैर मैं ये लेके चल रहा हूं कि Q1 और Q2 दोनों के दोनों लाइक चार्जेज है। तो मान लो ये Q2 है और ये Q1 है, इसका पोजीशन वेक्टर R2 है, इसका पोजीशन वेक्टर R1 है। तो अगर तुम्हें सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स याद हो तो ये वाला जो वेक्टर हुआ करता था ये R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर होता था। क्यों नहीं होता? ये वाला वेक्टर R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर होता था। और मैंने लाइक चार्जेस एज्यूम किए हैं, तो ये जो Q1 में है इसमें रिपल्सन होगा, इसका मतलब इधर को होगा, फोर्स ऑन वन इधर को होगा। बता जोशी, तेरे समझ में आया नहीं आया बेटा? बता बता कि अगर Q1 और Q2 मान ले लाइक चार्जेज हैं तो रिपल्सन होगा, इसका मतलब Q1 में इधर को फोर्स होगा। और जरा देखना ये वाला जो फोर्स है ये इसकी डायरेक्शन में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बताओ, ये बताओ बेटा, इसकी डायरेक्शन में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर लाइक चार्जेज हैं तो F1 किधर को आ रहा है? बताओ, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर की डायरेक्शन में आ रहा है ना। तो लाइक चार्जेज के केस में फोर्स ऑन वन वो Q1, सॉरी इसमें ना एक ये भी ड्रॉबैक है बेटा, इसमें अभी इरेजर उतना प्रॉपर नहीं हो रहा है। अरे यार, हाँ ये एक ड्रॉबैक है थोड़ा सा। एक मैंने वो दबाया, पूरा हो गया, फिर से करता हूँ, चल कोई बात नहीं। ये भी इम्प्रूव करना है, ये है, ये आर, आप पॉइंटर दिख भी नहीं रहा, सही कह रहा है, ये R2 है, ये R1 है, ये R1 माइनस R2 है। और ये F1 था, हाँ ये F1 था। तो मैंने तुमसे ये कहा कि अगर लाइक चार्जेज हैं तो F1 वेक्टर वो R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर इसकी डायरेक्शन में होगा। ये क्लियर है? बताओ, लाइक चार्जेस के केस में ये होगा बेटा, जो है F1 वेक्टर इधर को होगा। और अगर अनलाइक चार्जेस हो तो फिर जो F1 वेक्टर होगा वो उल्टी डायरेक्शन हो जाएगी ना, बिकॉज अट्रैक्शन होगा। इसका मतलब माइनस ऑफ R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर होगा। कोई डाउट है तो बताओ बेटा, जो है अच्छी तरीके से देख लो। यहाँ पे Q2 था और यहाँ पे Q1 था। अगर लाइक चार्जेस हैं तो Q1 Q2 का जो प्रोडक्ट होगा वो प्लस आएगा। अगर अनलाइक चार्जेस हैं तो Q1 Q2 का जो प्रोडक्ट होगा माइनस आएगा। लाइक चार्जेस के केस में रिपल्सन होगा, इसका मतलब वन में जो फोर्स आएगा वो R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर की डायरेक्शन में आएगा। और अगर अनलाइक चार्जेज है तो उसकी उल्टी डायरेक्शन हो जाएगी। तो ये सारे पॉइंट्स को मिला करके मैं एक फॉर्मूला दे रहा हूँ बस, सीधे सीधे एक फॉर्मूला दे रहा हूँ। और वो फॉर्मूला देख लो क्या है, फोर्स ऑन वन
इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन, अब के मैं R क्यूब कर दे रहा हूं बस यहाँ पे, अब के मैं R क्यूब कर दे रहा हूं और यहां पे लिख दे रहा हूं R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। अब देखो इसमें सारी चीजें आ गई हैं, लेकिन यहाँ पे बस डिफरेंस ये है कि अब तुम्हें जो Q1 Q2 रखना है बेटा, ये विथ साइन रखना है। अब इसका लॉजिक बताता हूं, क्यों इसका लॉजिक बना, ध्यान से देखना। देखो, एक तो तुम्हारे मन में ये डाउट आ रहा होगा कि यहाँ पे R क्यूब क्यों ले लिया। यहाँ तो R² आता था ना, असली फॉर्मूले में R² आता था। तो एक्चुअल में क्या है ना, जब तुम इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालोगे तो जरा देखना, इस वेक्टर का जब मैग्नीट्यूड निकालोगे तो उसमें भी तो एक R आएगा कि नहीं आएगा। ये बताओ, जब R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड जब निकालोगे बेटा, जो है नहीं है, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर का जब मैग्नीट्यूड निकालोगे तो उसमें एक R आएगा कि नहीं आएगा बता, जो है, तो वो कैंसिल हो जाएगा। अब दूसरी बात क्या है, सुनो, अगर लाइक चार्जेज होंगे तो मैंने तुमसे कहा था Q1 Q2 का जो प्रोडक्ट है वो प्लस में आएगा। नहीं, अगर लाइक चार्जेस हैं तो Q1 Q2 का प्रोडक्ट प्लस में आएगा, तो इसका मतलब जो F1 की डायरेक्शन होगी वो R1 माइनस R2 की डायरेक्शन में आ जाएगी। और अगर Q1 Q2 माइनस में, मतलब Q1 Q2 अनलाइक है बेटा, जो है, तो फिर ये माइनस हो जाएगा। नहीं, ये माइनस हो जाएगा। और मैंने तुम्हें बताया था फोर्स फिर किस डायरेक्शन में आएगा, तो जो है माइनस ऑफ R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर आएगा। बताओ ये क्लियर हो गया, जो कि नहीं आया, बता 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 बेटा, जो है ये फॉर्मूला क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, कि अगर लाइक चार्जेज हैं तो Q1 Q2 प्लस में आएगा, इसका मतलब F1 वेक्टर ऑलरेडी R1 माइनस R2 में आएगा। और अगर अनलाइक चार्जेज हैं तो Q1 Q2 माइनस में आ जाएगा, तो इसका मतलब F1 फिर अपने आप माइनस हो जाएगा, बस हो गया, वो सेट हो जाएगा, ये क्या। और इसी टाइप से अगर मैं F/2 निकालूं, फोर्स ऑन 2 निकालूं, तो उसका फॉर्मूला क्या बनना चाहिए बता, जो है 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R क्यूब कर देना, लेकिन यहां पे लिख लेना फिर R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर कर देना, बस हो गया, इसमें सब कुछ है। ये क्या, तो ये ध्यान रखना, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर को लिखने के दो तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है जिसमें मैग्नीट्यूड अलग लिखा जाता है, डायरेक्शन अलग लिख दी जाती है। तो पहले मेथड में Q1 और Q2 को सिर्फ प्लस में लिखना है, और दूसरी मेथड में तुम पूरे वेक्टर को ही आई कैप जे कैप के कैप में रिप्रेजेंट कर देते। तो उसके लिए मैंने ये फॉर्मूला दिया है, लेकिन यहां पे साथ में तुमसे ये कहा है कि Q1 और Q2 को क्या रखना है, तुम्हें विद साइन रखना है, बस ये बोला हुआ तुमसे, समझ गए ना, ये ध्यान। अच्छा, एक चीज और लास्ट में थी, फिर हम एग्जाम्पल्स पे चलते हैं, नोट पॉइंट, कि जो फोर्स था वो प्रोपोर्शनल टू 1/r² था ना। नहीं, ये फोर्स क्या था, 1/r² के प्रोपोर्शनल था बेटा। तो इसको हम कई बार इनवर्स स्क्वायर लॉ भी कहते हैं, ध्यान रखना, ऑल्सो कॉल्ड इनवर्स स्क्वायर लॉ। हाँ, इसका मतलब अगर तुम r को n टाइम्स करोगे, अगर r को मान लो n टाइम्स करोगे, तो फिर फोर्स कितने टाइम्स रह जाएगा बताओ, जो है
फोर्स रह जाएगा 1/n² टाइम्स रह जाएगा। ये क्या, अब हम एग्जांपल्स कर रहे हैं और कई सारे एग्जांपल्स करेंगे इसमें। ग्रेविटेशन के कई सारे एग्जांपल्स इसमें रिपीट होंगे, ग्रेविटेशन के कई सारे एग्जांपल्स रिपीट होंगे और कुछ नए भी होंगे इसमें। जोशी बेटा, ऐसी चल रही यार जिंदगी, क्या बताऊं तेरे को, बड़े कष्ट हैं इस जीवन में। तू सोचता है कि जीवन बड़ा आसान है, जीवन इतना आसान है नहीं बेटा, समझ गया ना। अरे ट्रिप बढ़िया रही, लेकिन मैं फिर वहां नहीं जा पाया ना, बताया था ना, उधर नहीं जा पाया मैं। फिर हम शिमला जाना पड़ा हमें कुछ, दे नहीं जा पाया। अब सबसे पहला एग्जांपल, दो चार्ज पार्टिकल्स 1 मीटर की डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, तो तुम्हें उसमें मिनिमम फोर्स निकालना कितना होगा। अगेन एक चीज का ध्यान रखना, मिनिमम फोर्स की बात कर रहा हूं तो सिर्फ मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं। अगर मैं मिनिमम फोर्स की बात कर रहा हूं तो मैं केवल किसकी बात कर रहा हूं, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं। तो ये बताओ फोर्स का फॉर्मूला क्या था बेटा जो है, फोर्स का फॉर्मूला था 1/4πε0। Q1 Q2/r² था। अब ये बताओ इसमें ये वाली जो वैल्यू है, ये वैल्यू तो फिक्स है ना। नहीं, ये वाली वैल्यू तो फिक्स है, इसका मतलब मुझे इसको मिनिमम करना है, मतलब इस प्रोडक्ट को मिनिमम करना है। अब तुम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज याद करो, जो मिनिमम चार्ज हो सकता था वो ई हो सकता था, इसका मतलब इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है बेटा जो है, E/E हो सकती है, बस हो गया, ये कह लो। आई थिंक समझ में आ गया होगा ना, बस ये करना था मैं, और कुछ नहीं करना है कि Q1 Q2 के प्रोडक्ट को हमें मिनिमम रखना है, तो इसका मतलब उसको E/E करना है। तो अल्टीमेटली ये बताओ कि फोर्स की मिनिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी फिर, फोर्स की जो मिनिमम वैल्यू आ जाएगी वो रख दे रहा हूँ 1/4πε0, ये हो जाएगा 9 × 10⁹ Q1 Q2 का मतलब E², इसका मतलब 1.6 × 10⁻⁻⁹, इसका स्क्वायर हो गया अपॉन r², 1 का स्क्वायर हो गया, बस हो गया, इतना मीटर हो गया, न्यूटन सॉरी। समझ में आया जोशी तेरे, जोशी तेरे समझ में आया कि नहीं आया बेटा, बता जो है ये। अब चलते हैं दूसरे एग्जाम्पल में। नहीं, हाँ एक्चुअल में क्या है ना, मैं बताऊं तेरे को जो है, मैंने दोनों अलग अलग बैचेज बनाए हुए हैं, तूने देखा होगा। क्या कहते हैं उसको, जोशी, जोशी, ठीक है हाँ। तो जोशी मैंने, तूने देखा होगा नीट और उसके अलग अलग कोर्सेज बनाए हुए हैं, लेकिन अभी तेरे को दिख रहा है बिल्कुल बेसिक वो चल रही है चीजें, क्यों,
अभी तेरे को लग रहा है कि नहीं लग रहा है? बिल्कुल बेसिक चीजें चल रही है ना, और बेसिक तो दोनों में कॉमन होती है, नहीं है बेसिक दोनों में क्या होती है, कॉमन होती है बेटा जो है। तो मैंने 7 लेक्चर मैंने सोचा था यूट्यूब में डाल दूंगा मैं शुरू में। तो अभी तो काफी हद तक कंटेंट सेम है लेकिन बैचेज अलग अलग है। समझ में आ गया? कंटेंट काफी हद तक सेम है लेकिन बैचेज अलग अलग है। आगे चल के फिर उसको बाइफरकेट कर हो जाएंगे। मतलब प्रॉब्लम्स में होता है, अगर सही पूछेगा तो प्रॉब्लम्स में होता है, उसमें डिफरेंस आता है अकेले जो है ना। तो इस बार चूंकि मेरे पास वो मजबूरी नहीं है ना, पिछली बार जैसे मजबूरी थी नंबर ऑफ आवर्स की मजबूरी होती थी बेटा, तेरे को याद होगा जोशी। तो अब मेरे पास वो मजबूरी नहीं है। तो अब रिवीजन बिल्कुल सेपरेट रहेगा, जेई का अलग, नीट का अलग, प्रॉब्लम सेशन भी बिल्कुल सेपरेट रहेगा, वो मर्जर नहीं होंगे। बस ये है कि थ्योरी काफी हद तक ऑलमोस्ट जो बेसिक थ्योरी होती है वो सेम रहती है। हाँ हाँ, थ्योरी सेम रहती है, वो प्रॉब्लम्स का डिफरेंस आता है, ये कह रहा हूँ। अब चलते हैं दूसरे एग्जाम्पल में। बहुत कुछ छोटे मोटे पॉइंट्स होते हैं बस, हो गया जो है, जो अलग होते हैं। ये भी क्यू चार्ज है, ये भी क्यू चार्ज है, ये थीटा है, और ये ग्रेविटी फ्री स्पेस है, ध्यान रखना, ग्रेविटी फ्री स्पेस। तो तुम्हें निकालना है कि इक्विलिब्रियम पे एक तो थीटा कितना होगा, और स्ट्रिंग्स में टेंशन कितनी होगी। ग्रेविटी फ्री का मतलब तुम्हें वो नहीं करना है, फिर मास वगैरह नहीं लेना है, वेट वगैरह नहीं लेना है, और ये तुम्हें स्ट्रिंग्स की लेंथ एल दे रखी थी। अब एक बात बता कि दोनों के दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो इक्विलिब्रियम पे तेरे को खुद ये फील आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये ऐसी फिगर बन जाएगी, खुद फील आ जाता है, इसमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती बेटा जो है। ये बता, ये ऐसा फील आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये क्यू और ये क्यू, इस टाइप का अपने आप फील आ रहा होगा कि जितना दूर जा सकते हैं उतना दूर चले जाएंगे, बस हो गया, रिपल्सन अगर होगा तो ये कह लो। तो इसका मतलब थीटा कितना हो जाएगा, ये जो थीटा हो जाएगा ये हो जाएगा 180 डिग्री, हाँ बस हो गया, ये कह लो, बस हो गया, थीटा की वैल्यू 180 डिग्री होगी। और अगर मैं टेंशन की बात करूं, तो इसका इक्विलिब्रियम अगर मैं देखूं, तो इस पे देख, एक तो रिपल्सन आ गया और एक टेंशन आ गई, तो टेंशन की वैल्यू रिपल्सन के इक्वल होगी कि नहीं होगी बता जो है। किसी एक चार्ज पार्टिकल पर अगर देखूंगा तो टेंशन कितना हो जाएगा बता जो है, टेंशन की वैल्यू वो रिपल्सन के इक्वल हो जाएगी, बस हो गया। और रिपल्सन कितना हो जाएगा, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन 12 का स्क्वायर हो गया, बस हो गया। अब बताओ समझ में आया कि नहीं आया जोशी? बता बेटा, ये समझ में आया कि नहीं आया बता जो है। ये हो गया, थीटा की वैल्यू हो गई 180 डिग्री, और ये आ गया रिपल्सन। अब चलते हैं तीसरा पॉइंट। तुम्हारा जरा थोड़ा ज्यादा तेज चल रहा है, तो मैं चलो इसको क्लास को जब वहां तक पहुंचाऊंगा ना, तब वो कर दूंगा, ऑफ कर दूंगा। अब चलते हैं तीसरा पॉइंट। हाँ वही कर लेंगे सर। तीसरा, एक क्यू चार्ज है, इसको मैं दो चार्जेज में ब्रेक करता हूं, स्मॉल क्यू में और कैपिटल क्यू माइनस क्यू में, और इन दोनों को फिर आप आर डिस्टेंस पे रखते हो। तो तुम्हें निकालना है कि दोनों के बीच में, मतलब क्यू की वैल्यू कितनी हो, कि दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा वो मैक्सिमम लगे। दोबारा सुन ले, कैपिटल क्यू चार्ज को तुम दो चार्जेज में ब्रेक करते हो, स्मॉल क्यू एंड कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू, और उसको फिर आप आर डिस्टेंस पे अलग से रखते हो। तो हमें निकालना है कि क्यू की वैल्यू कितनी हो कि फोर्स की वैल्यू मैक्सिमम। अब एक बात बताओ कि यहाँ पे जो फोर्स होगा वो के,
अरे यार ये जो है ना घंटी बज जाती है तब मेरे को हो जाती है परेशानी। बता, तेरे को कुछ पूछना है तो पूछ बेटा जो है, कुछ अगर पूछना है इसको पहले कर लेते हैं, उसके बाद कुछ प्रिपरेशन रिलेटेड अगर कुछ पूछना है तो आज जेन्यूनली कुछ पूछ ले, ठीक है? हाँ, प्रिपरेशन रिलेटेड अगर कोई पूछना हो तो पूछ लेना, वो भी मस्ट होता है ना कई बार जो है। तो इसको पूरा कर लेते हैं। अब ये होता है कि एफ की जो वैल्यू है वो क्यू इंटू ए इंटू क्यू माइनस क्यू अपॉन आर स्क्वायर होगी ना। यहाँ से ये जो के है, हाँ, ध्यान रखना बेटा जो है, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट वाला है। हाँ, छोटा के। अब ये बताओ कि इसमें से ये वाली जो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू तो फिक्स है ना। नहीं होता, ये वैल्यू फिक्स है। तो तुम्हें एक तरीके से इसको मैक्सिमम करना है। क्यों? नहीं, बताओ, इसको मैक्सिमम करना है। या फिर क्यू क्यू माइनस क्यू स्क्वायर, इसको मैक्सिमम करना है। और किसी भी चीज को अगर तुम्हें मैक्सिमम या मिनिमम करना है तो उसके फर्स्ट डेरिवेटिव को हम क्या करते हैं बता जो है, जीरो रखते हैं। नहीं है बता जो है। हाँ, किसी भी उसको मैक्सिमम करना है या मिनिमम करना है तो उसके फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो रखते हैं। लेकिन यहाँ पे जो वेरिएबल है ना वो स्मॉल क्यू है बेटा जो है, ये वेरिएबल है, ये ध्यान रखना। तो मैं इसको डिफ्रेंशिएट कर दे रहा हूं, बस हो गया, स्मॉल क्यू के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दे रहा हूं। तो ये बन जाएगा क्यू इंटू 1 - 2 क्यू, इसको जीरो रख दिया। तो यहां से जरा देखना, क्यू की वैल्यू क्यू/2 आ गई, बस हो गया। मींस अगर तुम हाफ हाफ में डिस्ट्रीब्यूट करोगे, चार्जेस को हाफ हाफ में ब्रेक करोगे, तो फिर फोर्स मैक्सिमम है। मतलब ये रिजल्ट हो गया पहले जो है, समझ गया ना? रिजल्ट क्या हो गया बेटा जो है, रिजल्ट हो गया अगर तुम हाफ हाफ में डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो फिर जो प्रोडक्ट होगा या जो फोर्स होगा वो मैक्सिमम होगा, बस ये ध्यान रखना है। तो जो सी बात समझ में आ गई तेरे बेटे, नहीं आई जो है, ठीक, ये कह ले, बस हो गया। अब बता, ब्रेक हुआ था, कुछ पूछना है तो पूछ बेटा जो है, कुछ पूछना है तो पूछ। वैसे तुम्हें तो मैं कई बार कहता रहता था, ये वाला वीडियो सिंस मैं यूट्यूब में भी डालूंगा, है ना, यूट्यूब में भी डालूंगा, तो तेरे थ्रू जो है, तेरे थ्रू यूट्यूब लिसनर्स को कुछ बातें कह देता हूँ, मैसेज कर देता हूँ बेटा जो है, जो मैंने वैसे वेबसाइट में भी दे रखी है। कई बार मैं कहता रहता हूँ, है ना, कई बार बोलता रहता हूँ कि किसी भी कंपटीशन की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो और आपने ठीक ठाक होमवर्क करने के बाद फैकल्टीज का चयन किया है, ठीक है ना, फैकल्टी सेलेक्ट की है बेटा जो है, तो फिर उनमें फेथ रखो। और कहीं भी तुमने जो भी सिलेक्ट किए बेटा जो है, दूसरी बात क्या है कि कंपटीशन के टेस्ट में जो मार्क्स आते हैं वो स्कूल के टेस्ट जैसे नहीं आते हैं। क्यों जोशी? नहीं है, कंपटीशन के टेस्ट में जो मार्क्स आते हैं वो स्कूल के टेस्ट जैसे नहीं आते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों जगह क्या होता है कि डिफरेंस होता है। अच्छा, वो डिफरेंस की वजह से क्या होता है कि हम लोग कई बार बहुत गलती कर देते हैं। कई बच्चे मैंने देखा बहुत गलत स्टेप ले लेते हैं। वो क्या करते हैं कि या तो अपनी लाइन ही चेंज कर देते हैं, सोचते हैं यार हम इसके लिए बने ही नहीं है जो है ना, एक तो ये मिस्टेक करते हैं बेटा जो है। हाँ, और या क्या करते हैं, वो सोचते हैं हमने फैकल्टी गलत सेलेक्ट कर ली, अब वो एक नई फैकल्टी की सर्च में लग जाते हैं जो है। नहीं है, कई बार ये भी सोचते हैं ना
कि यार ये गड़बड़ है कुछ, मतलब जो है खाली इनका जो है नाम सुना था पांडे सर का, है कुछ नहीं, ये बंडल है मतलब जो है ना, खाली नाम ही नाम है कुछ नहीं इनमें, सर में कोई दम नहीं है जो है ना। तो ये तो मैं अपने लिए कह रहा हूँ, तो वो कई बार वो गलती कर जाते हैं जो है, तो पता लगा फिर अब फैकल्टी की सर्च में आप टाइम वेस्ट कर रहे हो उसमें जो है। तो ऐसा कुछ नहीं है, कंपटीशन के टेस्ट में आपके वो मार्क्स बिल्कुल भी नहीं आएंगे जो आपके स्कूल्स में आया करते थे। पेशेंस रखो, रेगुलर अपना वो करते रहो, है ना, जो टीचर कह रहा है उसको पढ़ते रहो, मतलब रिवीजन 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 करते रहो बेटा जो है। क्यों? क्योंकि कोई भी अगर सीनियर टीचर है तो उसके नोट्स में सब कुछ है बेटा जो है, नहीं होता, उसके नोट्स में सब कुछ है। अननेसेसरी तुम्हें इधर उधर बहुत ज्यादा भटकने की रिक्वायरमेंट नहीं है। जब तुम एग्जाम के नजदीक आओगे और कई राउंड ऑफ रिविजन्स आपके हो जाएंगे बेटा जो है, तब तुम थोड़ा थोड़ा तुम्हें लगेगा कि हाँ अब मैं क्वेश्चन करने लगा हूँ जो है, नहीं बताओ जो है, तब तुम्हारा जो बेस्ट होगा वो बेस्ट निकल के आएगा। और ये भी मैं कई बार कहता हूँ कि हर किसी का बेस्ट अलग अलग होता है जो है, नहीं होता, एक्स वाई और जेड तीन अलग अलग बच्चे हैं, तो उनका जो बेस्ट होगा वो अलग अलग होगा। एक्स का बेस्ट जरूरी नहीं कि वाई के इक्वल हो, और वाई का जो बेस्ट है वो जरूरी नहीं कि जेड के इक्वल हो। तो ये बातों का ध्यान रखना जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो, जो बच्चे जनरली मिस्टेक करते हैं। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन में। हाँ, नेचुरल से आता है स्कूल में बेटा, स्कूल एग्जाम्स में जो आता है वो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, प्रूफ बेस्ड आते हैं, डेफिनेशन बेस्ड आते हैं, नहीं है, स्टेप मार्किंग होती है, वो सब चीजें होती हैं कह लो जो है। लेकिन यहाँ पे तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे तो बेटा जो है कंसेप्चुअल क्वेश्चन आएंगे आपको जो है, और कम टाइम पे आपको ज्यादा स्कोर करना होगा। और स्कूल में तुम्हें एक बात बताओ कि स्कूल में सबके 100% भी आ गए तो भी किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबके 100 आ सकते हैं जो है। लेकिन यहाँ तो तुम्हें बाकी लोगों को पीछे करना है ना बेटा जो है, यहाँ पे तो रिलेटिव होना ना, जो कुछ भी होना रिलेटिव होना जो है। वहां तो रिलेटिव वाली कोई चीज है नहीं, सारे के सारे बच्चों के अगर मान लो फर्स्ट क्लास भी आ जाए, सब बच्चों के 100% भी आ जाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ तो ऐसा है नहीं बेटा जो है, यहाँ तो तुम्हें एलिमिनेट करना है ना, बाकी बच्चों से आगे निकलना है बेटा, ये ध्यान रखना है। हाँ, तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अब इसमें ना एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट आता है जो आगे हम काफी यूज करेंगे बेटा जो है, वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। यहां पे ना तुम्हें क्यू को तुमने दो पार्ट्स में ब्रेक किया था, क्यू और क्यू माइनस क्यू में, और फिर इनके प्रोडक्ट को क्यू क्यू माइनस क्यू को तुम्हें मैक्सिमम करना था। और ये मैक्सिमम तब आया था जब तुम उसको हाफ हाफ में ब्रेक करते हो। बता जोशी, ये बात सही है कि नहीं, बता जो है, यहाँ पे तूने क्यू को दो पार्ट्स में ब्रेक करना था और उसके बाद उसके प्रोडक्ट को मैक्सिमम करना था, और वो मैक्सिमम तब आया था जब दोनों हाफ हाफ में डिस्ट्रीब्यूट करते हो। तो एक्चुअल में ये एक जनरल रूल है, ध्यान रखना। जब भी तुम्हें प्रोडक्ट को, मतलब एक को तुम दो में ब्रेक कर रहे हो और उसके प्रोडक्ट को तुम्हें मैक्सिमम करना है, वो तभी आता है जब तुम उसको हाफ हाफ में डिस्ट्रीब्यूट करते हो। जैसे मैं एग्जांपल से समझाता हूं तब समझ में आएगा। मान लो तुमने 10 को ब्रेक किया 9 और 1 में, तो प्रोडक्ट 9 आ गया। अगर तुमने 8 और 2 में ब्रेक किया तो 16 आ गया। अगर तुमने 7 और 3 में ब्रेक किया तो प्रोडक्ट 21 आ गया। अगर तुमने 6 और 4 में ब्रेक किया तो प्रोडक्ट 24 आ गया। और अगर तुमने 5 और 5 में किया तो देखो प्रोडक्ट 25 आ रहा है, और ये मैक्सिमम आ रहा है या नहीं आ रहा है, बताओ। देख जोशी, बता जोशी,
मैक्सिमम कब आ रहा है, जरा प्रोडक्ट बता, मैक्सिमम कब आ रहा है बेटा जो है 10 को जब तुमने बिल्कुल हाफ हाफ में डिस्ट्रीब्यूट किया तब मैक्सिमम आ रहा है कि नहीं आ रहा बता जो है, नहीं है। 9 1 में करेगा तो 9 आएगा, 8 2 में करेगा तो 16 आएगा, एंड सो ऑन। तो ये हमेशा ध्यान रखना, आगे भी हम इस कंसेप्ट को यूज करेंगे कि अगर तुम्हें एक नंबर को 2 में ब्रेक करना है और उसके बाद उसके प्रोडक्ट को, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही कहा तुमने। प्रोजेक्टाइल में भी ऐसे ही कुछ होता है बेटा, एग्जैक्टली काफी हद तक यही होता है। ठीक है, ये हो गया। अब चलते हैं फोर्थ एग्जाम। हाँ, फ्लूइड में भी होता है एग्जैक्टली। अब ये ग्रेविटेशन वाले काफी एग्जाम्पल रिपीट हो जाएंगे, वो देख लो। बड़े कष्ट हैं यार जीवन में। और सुन, हाँ अब कम हो गए बेटा, अब तो कम हो गए। ये क्यू है, ये क्यू है, और ये क्यू है, ये एल, एल और एल। अब किसी एक चार्ज पे मुझे फोर्स निकालना, मतलब इस पे निकालना फोर्स। देखो, ये चार्ज इसको रिपेल करेगा और ये चार्ज भी इसको रिपेल करेगा, क्यों? और इधर किधर को रिपेल करेगा, इधर को रिपेल करेगा और इधर को रिपेल करेगा। और दोनों के दोनों आइडेंटिकल कंडीशंस में है। इसका मतलब अगर यहां से एफ का रिपल्सन आएगा तो यहां से भी एफ का रिपल्सन आएगा, और ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री है। और मैंने बताया था कि दो वेक्टर्स अगर इक्वल मैग्नीट्यूड्स के हों तो पहली बात तो उनका रिजल्टेंट बिल्कुल सेंटर से पास होता है, और वो 60 डिग्री पे √3 टाइम्स होता है, क्यों? 60 डिग्री पे √3 टाइम्स होता है। इसका मतलब जो नेट वैल्यू आएगी वो इधर को आ जाएगी, ये नेट हो जाएगा, और ये नेट वैल्यू कितनी हो जाएगी, √3 टाइम्स एफ हो जाएगी। ये कहते हैं, तो आंसर आ गया √3 टाइम्स एफ, और इस एफ की वैल्यू कितनी हो गई, के क्यू क्यू अपॉन एल स्क्वायर, और इस के की वैल्यू कितनी थी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। सॉरी, ये हो गया। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन। ये सब वही ग्रेविटेशन वाले एग्जाम्पल रिपीट हो जाएंगे, ध्यान रखना। ये क्यू है, ये क्यू है, क्यू और क्यू, और ये एल डिस्टेंस का स्क्वायर मान लो। मुझे इस पे निकालना फोर्स। ये भी रिपेल करेगा, ये भी रिपेल करेगा, और ये भी रिपेल करेगा, लेकिन इसका और इसका जो रिपल्सन होगा वो इक्वल आएगा, क्यों? दोनों का रिपल्सन इक्वल आएगा। फॉर एग्जाम्पल, इसका जो रिपल्सन होगा वो इधर को आएगा, इसका जो रिपल्सन होगा वो इधर को आएगा। एफ और एफ कर लो। इसका रिपल्सन लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट आएगा, और इसका जो रिपल्सन आएगा आएगा तो इधर को, लेकिन वो F/2 आएगा। क्यों बता?
जोशी बता, वो एफ और एफ है तो ये एफ बाई टू क्यों होगा बेटा बता जो है, अगर वो एफ और एफ है तो ये एफ बाई टू क्यों होगा बेटा जो है। हाँ, रीजन क्या है कि ये वाली जो डिस्टेंस होगी वो रूट टू एल होगी, और अभी मैंने इनवर्स स्क्वायर लॉ में बताया था कि एफ प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन आर स्क्वायर होता है। इसका मतलब डिस्टेंस अगर रूट टू टाइम्स है तो फिर फोर्स कितना रह जाएगा, हाफ रह जाएगा। अब उसके बाद सिंपल है, ये एफ है, ये एफ है, और ये 90 डिग्री पे लगे हैं, ध्यान रखना बेटा 90 डिग्री पे लगे हुए हैं, तो इनका जो रिजल्टेंट होगा एक तो सेंटर से पास होगा और वो रूट टू एफ के इक्वल होगा, तो इनका रिजल्टेंट इधर पे हो जाएगा, so ये रूट टू एफ हो जाएगा, और लास्ट में रूट टू एफ और एफ बाई टू ये क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, तो नेट फोर्स कितना आ जाएगा, नेट फोर्स आ जाएगा रूट टू एफ प्लस एफ बाई, और बाय द वे ये एफ कितना रहा होता बेटा, ये रहा होता के क्यू क्यू अपॉन एल स्क्वायर, ये क्या, तो मेरे ख्याल से ये भी समझ में आ गया होगा एग्जाम्पल। अब चलते हैं 6 पॉइंट पे, 6th एग्जाम्पल में। इसमें हम लोग कई सारे एग्जाम्पल्स करेंगे और जितने भी हमने ग्रेविटेशन में किए थे काफी हद तक वो क्या हो जाएंगे, रिपीट होंगे। रेगुलर हेक्सागन है, क्यू 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 और क्यू, और मान लो यहाँ पे कैपिटल क्यू रखा हुआ है, इस पे जरा बताना नेट फोर्स कितना होगा बेटा, अभी इस पे नेट फोर्स कितना होगा, 0 होगा, क्योंकि सारी जगह से इक्वली वो होगा ना, इक्वल फोर्स लगेगा। लेकिन अगर मैं मान लो इसको और इसको रिमूव कर दूं बेटा, इन दोनों को रिमूव कर दूं, तो अब ये बताओ कि ये वाले फोर्स का और ये वाले फोर्स का ये पेयर तो कैंसिल हो जाएगा ना, नहीं तो ये फोर्सेस का पेयर तो कैंसिल हो जाएगा, मतलब इन चार्जेस का जो फोर्स बनेगा वो कैंसिल हो जाएगा। अब रह गया सिर्फ इसकी वजह से और इसकी वजह से रह गया, क्यों, इन दोनों की वजह से रह गया, तो ये इसको रिपेल करेगा इधर को, और ये भी इसको रिपेल करेगा इधर को। तो फॉर एग्जांपल ये अगर एफ है तो ये भी एफ होगा, और ये 120 डिग्री पे लगे हुए हैं, तुम्हें दिख रहा होगा ये 120 डिग्री पे लगे हुए हैं। तो अगर दो इक्वल मैग्नीट्यूड के फोर्स 120 डिग्री पे लगे हों तो उनका रिजल्टेंट एफ ही आता है, क्यों, उनका रिजल्टेंट एफ ही आता है और वो सेंटर से पास होगा, इसका मतलब आपके नेट इधर से जाएगा, ये नेट होगा। जोशी तेरे समझ में आ गई बेटा बात, नहीं, ये नेट आ गया, तो नेट कितने के इक्वल होगा बता जो है, एफ के इक्वल, और वो एफ बाय द वे कितना होगा, तो मेरे ख्याल से तुम जानते होगे कि रेगुलर हेक्सागन में अगर ये साइड ए है तो फिर ये वाली साइड भी ए ही होती है, ध्यान रखना, रेगुलर हेक्सागन में ये साइड भी ए ही होती है, तो इसका मतलब एफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एफ की वैल्यू हो जाएगी के क्यू क्यू अपॉन ए स्क्वायर, ये होगी। समझ में आया जोशी तेरे, तेरी बात समझ में आई कि नहीं आई बेटा बता जो है, ठीक।
एक एग्जाम्पल और करते हैं, 7th। अब के रेगुलर पेंटागन है, सब जगह पे क्यू 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 और क्यू है, और इसके बिल्कुल सेंटर पे है माइनस क्यू रखा है मान लें, और इस पे निकालता हूं नेट फोर्स कितना होगा। हाँ, यहाँ पे नेट फोर्स होगा 0। अब उसके पीछे लॉजिक क्या है देखो, इस क्यू को पांचों तरफ से इक्वल अट्रैक्शन मिल रहा है, क्यों? ये 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 और ये, नहीं है बताओ, पांच तरफ से इक्वल अट्रैक्शन मिल रहा है, और किन्हीं दो के बीच में जो एंगल है, ये बताओ, ये 360 डिग्री अपॉन 5 या 72 डिग्री है या नहीं है बेटा, बताओ जो है। नहीं बताओ, किन्हीं दो के बीच में एंगल कितना बन रहा है बताओ, 360 डिग्री अपॉन 5 या 72 डिग्री है, तो इसका मतलब नेट फोर्स कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अभी कुछ देर पहले मैंने तुम्हें ये बताया था, नहीं है, कुछ देर पहले मैंने तुम्हें ये बताया था कि अगर n वेक्टर्स हैं, इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं, और दो सक्सेसिव वेक्टर्स के बीच में 360 डिग्री अपॉन n का एंगल बन रहा है, तो फिर उनका रिजल्टेंट 0 होगा, तो ये कह लो। और ये छोड़ो, पेंटागन छोड़ो बेटा जो है, इसमें ट्रायंगल हो, पेंटागन हो, स्क्वायर हो, कुछ भी हो, सब केस में 0 होगा। जैसे तुम एक बात बताओ कि अगर मान लो मैं ट्रायंगल ले लेता, हाँ, और बीच में चार्ज रख देता, जैसे ये क्यू है, ये क्यू है, ये क्यू है, यहां पे मान लो कैपिटल क्यू रख देता, तो भी 0 होता। अगर मैं स्क्वायर होता, क्यू 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 क्यू, बीच में क्यू रख देता, तो भी 4 0 होता। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा, वो कितनी भी साइड्स हो, 2 साइड, 3 साइड, 4 साइड, कुछ भी हो, हर केस में क्या होगा होता जो है, नेट फोर्स की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी, लेकिन आइडेंटिकल होनी चाहिए। आइडेंटिकल को मतलब साइड वाइड सब सेम होनी चाहिए, तब कह लेंगे। अब हम पेंटागन में दोबारा से लौटते हैं, ध्यान रखना। पेंटागन अगेन, अगर मैं एक चार्ज को रिमूव कर दूं तो फोर्स कितना होगा, इफ वन चार्ज इज रिमूव्ड, तो फिर नेट फोर्स कितना होगा। तो वो होगा जो एक की वजह से होता, बस हो गया, मतलब केवल एक चार्ज की वजह से जो होता, वो उतना होगा। तब जो नेट होगा वो होगा ड्यू टू 1। जैसे ना फॉर एग्जांपल अगर मान लो ये होता बेटा, ये एल डिस्टेंस दी होती, तो फिर अब जो चार्ज होगा वो आएगा के क्यू क्यू अपॉन एल स्क्वायर। और एक बच्चों वाली बात ध्यान रखना, यहाँ पे मैं मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स कह रहा हूँ, इसलिए मैं साइन नहीं रख रहा हूँ, ध्यान रखना। यहाँ पे मैंने मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स का है, इसलिए मैंने साइन नहीं रखा है। अब तुम ये सोच सकते हो ऐसा क्यों हुआ, नहीं है, तुम ये कह सकते हो ऐसा क्यों हुआ बेटा जो है।
जब पांचों थे तो उनका वेक्टर सम 0 था ना, मतलब ये था F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 प्लस F5। ये 0 था ना, नहीं तो जब पांचों थे तो इनका वेक्टर सम 0 था। तो अब ये बताओ कि जब मेरे को चारों की वजह से निकालना है, इन चारों की वजह से निकालना है, तो ये कितने के इक्वल आ गया जरा देख। ये माइनस ऑफ F1 के इक्वल नहीं आ गया? क्यों जोशी, ये बता, अगर मेरे को 4 की वजह से निकालना है तो ये माइनस ऑफ F1 के इक्वल आ गया कि नहीं आ गया, बता जो है। लेकिन मुझे मैग्नीट्यूड निकालना था सिर्फ, नहीं है, मुझे सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालना था। तो मैग्नीट्यूड तू जानता होगा, -F1 का निकाल ले या सिर्फ F1 का निकाल ले, वो सेम ही आएगा, मतलब एक चार्ज की वजह से जितना होगा वो कह ले। ये हो गया। अच्छा, इसको दूसरे मेथड से समझते हैं, देखो कैसे होता है। 5 का वेक्टर सम 0 था, राइट, 5 का वेक्टर सम 0 था। तो जब मैं उसको पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से ऐड करता तो एक क्लोज्ड पेंटागन फिर से बन जाता। 5 का वेक्टर सम 0 था, इसका मतलब जब मैं उसको पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से ऐड करता तो फिर एक क्लोज्ड फिगर बन जाती। इसका मतलब ये बन जाती, एक वेक्टर, दूसरा वेक्टर, तीसरा वेक्टर, चौथा वेक्टर और पांचवा वेक्टर। ये तो तब होता जब पांचों रहे होते। अब मैंने एक चार्ज हटा दिया, तो इसका मतलब मैंने एक वेक्टर हटा दिया। क्यों? ये वाला वेक्टर हटा दिया। तो अब ये बता, चारों का जो रिजल्टेंट होगा, नहीं है, चारों का जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा बता। ये स्टार्टिंग पॉइंट था, ये फाइनल पॉइंट था, ये फाइनल पॉइंट था। इसका मतलब ये इतने के इक्वल होगा या नहीं होगा बता। ये हो जाएगा, ये नेट हो जाएगा, ये नेट आ गया। जोशी, समझ में आई तेरे बात बेटा जो है, बता जो है, दोनों मेथड से समझ में आ गया ना क्या है बेटा जो है। ये कर लेते हैं। अब मैं फाइनली एक बार रिवीजन कर देता हूं, उसके बाद बाकी करेंगे नेक्स्ट टर्म। जल्दी जल्दी कर दे रहा हूँ, सुनो। आर की वैल्यू अंडरूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। एस की वैल्यू अंडरूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। थीटा होता है ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल। अगर मैग्नीट्यूड इक्वल हो तो आर हो जाएगा 2a कॉस थीटा बाई 2 और एस हो जाएगा 2a साइन थीटा बाई 2। आर वेक्टर ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच से जाएगा। एस वेक्टर ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर के बीच से जाएगा। और मैंने 0 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री और 180 डिग्री पे आर और एस दोनों की वैल्यूज तुम्हें लिख देती। और वो रिवर्स ऑर्डर होता है ना, उल्टा ऑर्डर चलता है। उसके बाद फिर हम फोर्स में आ गए थे, नहीं है, उसके बाद फोर्स में आ गए थे। एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, एप्सिलॉन क्या होता है, के क्या होता है, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है। और फोर्स लिखने के दो मेथड्स होती हैं फिर, नहीं, किसी भी वेक्टर को लिखने के दो मेथड्स होती हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन लिख लो, या फिर सीधे आई कैप, जे कैप और के कैप में लिख लो। क्यों? ये दो मेथड्स होती हैं। तो अभी तक मैंने ज्यादातर जो मेथड्स लिखी थी उसमें पहली मेथड यूज की थी, नहीं, अभी तक जितने भी मैं एग्जांपल्स कर रहा था उसमें पहली मेथड यूज कर रहा था। तो उस मेथड में फिर Q1 Q2 को विद साइन नहीं रखा जाता। क्यों? Q1 Q2 को विद साइन नहीं रखा जाता। समझ में आ गया जोशी? बता, कोई डाउट है तो आज के लेक्चर में बता, कोई भी डाउट है तो बता। तो चलो, बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू एंड गुड डे।